Okay, ji, Assalamu alaikum everyone. My name is Atik Mania and we are here with another lecture of AS Level Business with Sam. मेरा नाम है अतीक मानिया और आज जो है वो हम एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं एंड दिस न्यू चैप्टर दैट वी हैव टुडे इज बेसिकली HR, ह्यूमन रिसोर्स। अच्छा, अब ह्यूमन रिसोर्स के टॉपिक पर जाने से पहले मैं बहुत सारी बेसिक्स आपको समझाना चाहता हूं सो दैट आपके लिए चीजों को समझना थोड़ा सा आसान हो जाए। सही है। तो ह्यूमन रिसोर्स क्या है उस पर तो हम थोड़ा बाद में जाएंगे। ह्यूमन रिसोर्स पर जाने से पहले मैं आपको दो तीन चीजें रिकॉल करवा देता हूं। अच्छा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको याद करवा दूं कि हमने यूनिट नंबर 1 में जो है वो दो चीजें पढ़ी थी। एक हमने वैसे वैसे तो बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, मैं आपको लेकिन रिकॉल करवा रहा हूं। एक हमने पढ़ा था स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी, और एक हमने पढ़ा था लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी। तो एक हमने पढ़ा स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन और एक हमने पढ़ा लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। तो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? तो भाई स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसको खोलने के लिए आई यानी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कम चाहिए होती है, ठीक है, जिसका रेवेन्यू कम होता है और जिसके एम्प्लॉयज भी कम होते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि भाई कम से मतलब अगर किसी कंपनी के 50 से 100 एम्प्लॉयज से कम है तो वो स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन के अंदर आ जाती है। नहीं, 50 से कम बंदे तो हैं अगर वो, तो वो स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में आ जाती है। अच्छा, लार्ज कंपनी कौन सी है? लार्ज कंपनी वो है जिसको खोलने के लिए बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, इनिशियल इन्वेस्टमेंट विल बी हाई, और कंपनी लार्ज है तो माल भी ज्यादा बेच रही है, उसका रेवेन्यू भी ज्यादा होगा और उसके 50 से 100 बंदे या उससे ज्यादा ही होंगे एम्प्लॉयज। तो ये एक लार्ज कंपनी है, ये एक लार्ज कंपनी है। अच्छा, ये तो हम पढ़ चुके हैं ना, तो हमें तो वापस से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है कि लार्ज कंपनी या स्मॉल कंपनी होती क्या है, या स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। हमारा जो टॉपिक है आज यूनिट 2 का पहला, वो HR के ऊपर है। अच्छा, अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। आपने पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे बिजनेसेस देखे होंगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ चाय वाला। जी, वही चाय वाला जहां पर मैं और आप अपने दोस्तों के साथ बैठ के चाय पीते वक्त करोड़ों रुपए के बिजनेस की प्लानिंग करते हैं। अच्छा, इमेजिन करो आप एक चाय वाले की बात करते हो। आपके मोहल्ले में एक चाय वाला है जहां पर आप और आपका दोस्त जाके रोज चाय पीते हैं, करोड़ों की बिजनेस की प्लानिंग करते हैं, चाय खत्म होती, प्लान खत्म, बिजनेस खत्म, घर गए, सो गए, अगले दिन नया प्लान। अब ये जो चाय वाले की मैं बात कर रहा हूं, लेट से ये जो चाय वाले की मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ये चाय वाला, इसकी एक ही ब्रांच है, इसकी एक ही ब्रांच है। अब सिंस इसकी एक ही ब्रांच है तो ये स्मॉल बिजनेस है। अब ये जो चाय वाला है, इसका एक ही ब्रांच वाला बिजनेस है, इसका जो ओनर है वो हर वक्त बिजनेस पर मौजूद है, ठीक है ना। कस्टमर से बात करना, चाय बनाना, कैश कलेक्ट करना, सफाई खड़े होके करवाना, खुद नहीं कर रहा, करवा रहा है। चाय बनाने के लिए या नाश्ता बनाने के लिए, पराठा अंडा बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए सब कुछ वो अरेंज करवाना, ये सब ओनर अकेला करता है। क्योंकि स्मॉल बिजनेसेस की प्रॉफिटेबिलिटी कम होती है तो वो अफोर्ड नहीं कर पाते कि वो मैनेजर्स रखें संभालने के लिए। अब एक चाय वाला है, ठीक है, आपके मोहल्ले में, अब वो अकेला ओनर है, उसकी एक ही ब्रांच है, तो वो अकेला ओनर पूरा बिजनेस संभाल रहा है। वो अकेला बिजनेस, एक ओनर अकेला, मतलब पूरे बिजनेस को एक अकेला ओनर संभाल रहा है। अच्छा, तो एक अकेला ओनर अगर पूरा बिजनेस संभाल रहा है, सारी चीजों को उसने खुद अपने कंट्रोल में रखा है। अब जब सारी चीजों को ओनर ने अपने कंट्रोल में रखा है तो ये बिजनेस जो है वो कहलाएगा सेंट्रलाइज्ड। ये बिजनेस क्या कहलाएगा? सेंट्रलाइज्ड। सेंट्रलाइज्ड या सेंट्रलाइजेशन क्या है? जहां पर कंपनी के अंदर लिमिटेड लोगों के पास
डिसीजन मेकिंग पावर होती है यूजुअली एट द सेंटर, सेंटर से मतलब टॉप लेवल के लोगों के पास। सारी डिसीजन मेकिंग पावर सीनियर लोगों के पास ही होती है। अब जैसे कि चाय वाला, अब ये छोटा सा बिजनेस है, सारी चीजों को ये चाय वाला खुद मैनेज करता है, हर चीज को ये चाय वाला खुद मैनेज कर रहा है, कस्टमर, सफाई, इंग्रेडिएंट्स, चाय बनाना, इससे ऊपर कोई नहीं है, इसके नीचे डायरेक्ट वेटर ही है। सारी चीज इसने अपने कंट्रोल में रखी है, और सारी चीज उसने अपने कंट्रोल में रखी है, तो सारा डिसीजन भी इस चाय वाले के ओनर के अपने हाथ में है। कौन आएगा, कौन जाएगा, क्या बनानी, चाय बनानी, पत्ती कम डालनी, दूध कम डालना है, चीनी कम डालना है, कब खोलना है, कब बंद करना है, हर एक डिसीजन ओनर के हाथ, क्योंकि वो सामने खड़ा हुआ है। अब वो ले भी सकता है, क्योंकि ओनर इज प्रेजेंट एट ऑल टाइम्स। ज्यादातर स्मॉल बिजनेसेस में आप देखना यही होता है, द ओनर इज प्रेजेंट एट द बिजनेस एट ऑल टाइम्स। तो द बिजनेस के अंदर ओनर हर वक्त मौजूद होगा, तो ओनर फिर सारे डिसीजंस खुद ले सकता है, सारी पावर भी अपने पास रखेगा। अब ये एक ब्रांच वाला बिजनेस है ना। अब इमेजिन करो, ये जिस चाय वाले के पास आप जाकर बैठते हो, इसी चाय वाले की एक नहीं, दो नहीं, बल्कि लेट्स से 20 ब्रांचेस है। कितनी ब्रांचेस है? 20। अब आप मुझे बताओ, इफ अ चाय वाला हैज 20 ब्रांचेस, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि चाय वाले का ओनर 20 की 20 ब्रांचेस पर खुद अकेले जाए और सारी चीजों को खुद मैनेज करे? पॉसिबल ही नहीं है। ओनर है, कुछ सुपरमैन थोड़ी है कि इधर ब्रांच पे भी पहुंच गया, उधर ब्रांच पे भी पहुंच गया, वहां पर भी चाय बना रहे, एक ब्रांच पे चाय बना रहे, दूसरी ब्रांच पे सफाई करवा रहे, तीसरी ब्रांच पे जो है वो कैश की कलेक्शन कर रहा है। प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है सारी चीजों को खुद अपने कंट्रोल में रखना। तो फिर ओनर क्या करेगा? ओनर अपने बिहाफ पर लोग रखेगा, ओनर अपने बिहाफ पर मैनेजर्स रखेगा, और उन लोगों को, उन मैनेजर्स को ही बोलेगा कि भाई देखो, सीधी सी बात है, मेरे लिए हर ब्रांच पर फिजिकली होना और हर चीज को मॉनिटर करना पॉसिबल नहीं है। तो एक काम करो, मैं तुमको पावर दे रहा हूं, और मेरे बिहाफ पर तुम डिसीजन मेकिंग करो। तुम डिसाइड करो कि तुम्हारी आउटलेट पर चाय कैसे बनेगी, तुम्हारी आउटलेट पर चाय बनाने का, अंडा पराठा बनाने का रॉ मटेरियल कहां से आएगा, तुम डिसाइड करो क्या प्राइस रखनी है। ठीक है ना? तुम डिसाइड करो क्या करना है। ये जो ओनर पावर को, क्योंकि बिजनेस बड़ा हो गया, ओनर ने रियलाइज किया कि यार मैं हर चीज तो खुद नहीं देख सकता, अगर बिजनेस ग्रो कराना है तो पावर को छोड़ना पड़ेगा, ऐसे लोग रखने पड़ेंगे। ऑब्वियस सी बात है, तमीज के ढंग के लोग रखोगे जो पावर लेने के लायक तो हो। ये थोड़ी कि आपने चौकीदार को बोला हाँ भाई नया आउटलेट खोल लो, कल से तुम इसके मैनेजर हो, ऐसा नहीं है। तमीज के लोग रखने पड़ेंगे जिनको पावर देनी पड़ेगी, जो ओनर की एब्सेंस के अंदर बिजनेस को मॉनिटर करेंगे, चलाएंगे और उसको ग्रो कराएंगे। तो क्योंकि ओनर, बड़े बिजनेस की मैं बात कर रहा हूं स्पेसिफिक, क्योंकि बड़े बिजनेस में ओनर हर वक्त हर जगह मौजूद नहीं होता फिजिकली। ठीक है? तो ओनर अपने बिहाफ पर बिजनेस संभालने के लिए रोक रखता है, डायरेक्टर्स, मैनेजर्स, जो भी आप बोलो, और फिर उन डायरेक्टर्स, मैनेजर्स, सुपरवाइजर्स को रेलेवेंट पावर दी जाती है ओनर की एब्सेंस में बिजनेस संभालने के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है, जब ओनर ने उनको पावर दी है तो अपनी अपनी ही पावर निकाल के दी है ना, है ना। तो जब ओनर ने अपनी पावर को लेट गो किया और अपने बिहाफ पर लोगों को ये अथॉरिटी दी कि वो ओनर के बिहाफ पर मैनेज कर सके चीजों को, दिस प्रोसेस ऑफ लेटिंग द पावर गो फ्रॉम द सीनियर मैनेजमेंट टू द जूनियर मैनेजमेंट, मैनेजमेंट मैंने लोअर लेवल एम्प्लॉय या जूनियर एम्प्लॉय नहीं कहा, मैंने मैनेजमेंट ही कहा है। तो ये जो सीनियर मैनेजमेंट के लोग, ओनर, डायरेक्टर, जूनियर मैनेजमेंट के लोग, यानी मैनेजर को, असिस्टेंट मैनेजर को, ये जो डिसीजन लेने की पावर देते हैं, इस प्रोसेस को हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं, या डी सेंट्रलाइज्ड कंपनी कहते हैं। तो डिसेंट्रलाइज्ड कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जहां पर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ओनर के बिहाफ पर डिसीजंस ले सकते हैं, या ऐसे लोग होते हैं जिनको ओनर ने
मैनेज करने की या डिसीजंस लेने की पावर या अथॉरिटी दी हुई होती है। दैट इज बेसिकली डिसेंट्रलाइज्ड या डिसेंट्रलाइजेशन। अब ये बात तो हमें समझ आ गई कि छोटी कंपनी जो होती है, ओनर इज प्रेजेंट एवरी टाइम, देयरफॉर इफ ओनर इज प्रेजेंट एवरी टाइम, ओनर कैन मैनेज एवरीथिंग ऑन हिज ओन, एंड व्हेन द ओनर कैन मैनेज एवरीथिंग ऑन हिज ओन, he would keep the power to himself. Small companies are 99% of the times centralized. Large company, it has multiple branches, multiple employees. It is practically impossible कि ओनर हर चीज को खुद मैनेज करे। तो ओनर को मजबूरन अपने सर से पावर हटा के दूसरे लोगों को देनी पड़ती कि जा भाई जा, पावर ले, कुछ चीजों को खुद मैनेज कर, क्योंकि मैं नहीं कर सकता। तो ये जो ओनर अपने सर से पावर उठाकर साइड पे करता है, इसको हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। और बड़ी कंपनीज आपको मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स डिसेंट्रलाइज ही मिलेंगी, क्योंकि अगर आप बड़ी कंपनी को जबरदस्ती सेंट्रलाइज करने की कोशिश करोगे तो प्रॉब्लम्स आएंगी। कुछ चीजों में आप कर सकते हो सेंट्रलाइज, वो हम आगे जाके देखेंगे, लेकिन सॉरी आगे जाके नहीं, ये तो हम A2 में देखेंगे। हर चीज को सेंट्रलाइज करना पॉसिबल नहीं है। अच्छा जी, अब सवाल यह है कि भाई HR क्या है। तो भाई मसला ऐसा है कि जब कंपनी बड़ी हो जाती है, पहले 5 बंदे थे, फिर 10 बंदे थे, फिर 50 बंदे थे, अब कंपनी के पास आ गए 500 एम्प्लॉइज। कंपनी के पास कितने आ गए? 500 एम्प्लॉइज। अब मसला ऐसा है भाई कि ये 500 एम्प्लॉइज जो है कंपनी के पास, इन 500 एम्प्लॉइज को संभालना भी तो एक आर्ट है ना। अब मेरी फैक्ट्री है, सही है, मेरी फैक्ट्री में टी शर्ट बनाने की फैक्ट्री, टी शर्ट बनाने की फैक्ट्री में 500 बंदे काम करते हैं फॉर एग्जाम्पल। अब टी शर्ट बनाना एक अलग प्रॉब्लम, टी शर्ट बेचना अलग प्रॉब्लम, टी शर्ट की मार्केटिंग करना अलग प्रॉब्लम, और ये जो 500 बंदे टी शर्ट बना रहे हैं ना, 500 बंदों को मैनेज करना एक अलग प्रॉब्लम है। मैनेज करना ही तो असल काम है, मैनेजमेंट। प्रॉब्लम है भाई, बड़ी कंपनी जिनके पास इतने इतने एम्प्लॉयज होते हैं ना, एम्प्लॉयज को मैनेज कौन करेगा? अगर मेरी कंपनी में 500 बंदे काम करें और इमेजिन करो 10% बंदा रोज एब्सेंट होता है, यानी 50 बंदा रोज एब्सेंट हो। अब सुबह से लेकर रात तक मैं 50 बंदों की रिपोर्ट ही देखता रहूं, कौन एब्सेंट था, क्यों एब्सेंट था, एप्लीकेशन आई नहीं आई, पैसे काटो, क्या मसला हुआ, कब ऐसे आएगा, 100 मसले हैं यार। अगर मैं यही करता रहूंगा, एम्प्लॉयज को मैनेज ही करता रहूंगा, तो बिजनेस कब करूंगा भाई, ग्रो कब कराऊंगा? तो इसीलिए बड़ी बड़ी कंपनीज क्या करती हैं, वो अपने पास एक डिपार्टमेंट बना देती हैं। और वो डिपार्टमेंट क्या है? वो डिपार्टमेंट कहलाता है HR डिपार्टमेंट। अब इस HR डिपार्टमेंट का काम क्या है? HR का डिपार्टमेंट है HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब मैनेज करना, मैनेजमेंट का मतलब मैनेज करना। किसको मैनेज करना? कंपनी के ह्यूमन यानी एम्प्लॉइज, वो एम्प्लॉइज जो आपका रिसोर्स होता है उसको मैनेज करना। यह है HR डिपार्टमेंट का काम। HR डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसका काम है HRM। अब HRM का मतलब क्या है? HRM एक ऐसा फंक्शन है जहां पर कंपनी के जो डिपार्टमेंट है, जो लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है कि कंपनीज के एम्प्लॉइज को मैनेज करो। और सिर्फ एम्प्लॉइज को मैनेज नहीं करना, एम्प्लॉइज को इस तरीके से मैनेज करना है कि कंपनी अपने गोल्स अचीव कर सके, कंपनी अपने गोल्स अचीव कर सके, और गोल्स अचीव करने के साथ साथ उनको एक कंपेरेटिव एज भी मिले। अब आप पूछेंगे सर कंपेरेटिव एज क्या है? कंपेरेटिव एज का मतलब है बिकमिंग बेटर देन द कंपेरेटर। अब मुझे एक बात बताओ, लेट्स टॉक अबाउट अ कंपनी लाइक एप्पल। अब भाई एप्पल कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, बहुत बड़ी कंपनी है ना। अब एप्पल के जाहिर सी बात है कोई ना कोई गोल्स होंगे। लेट्स से एप्पल का गोल है इस बार 17 Pro Max, 1 करोड़ 17 Pro Max बेचने, 10 मिलियन पीसेस बेचने फॉर एग्जाम्पल। अभी टारगेट है। अभी टारगेट कौन अचीव करेगा? टिम कुक? नहीं भाई, टिम कुक ने तो टारगेट सेट किया है। ये टारगेट अचीव करवाएंगे एम्प्लॉइज, ये पूरी कंपनी का टारगेट है। एक डिपार्टमेंट को मिला ये टारगेट कि भाई 1 करोड़ फोन बनाने हैं, फिर एक डिपार्टमेंट को मिला है टारगेट कि भाई 1 करोड़ फोन बेचने हैं। ठीक है ना? तो बेसिकली कंपनी का जो भी टारगेट होता है,
वो ओनर या डायरेक्टर नहीं अचीव करते, वो टारगेट अचीव करते हैं एम्प्लॉइज। तो एचआर का काम है, एचआर डिपार्टमेंट का काम है एम्प्लॉइज को इस तरीके से मैनेज करना कि एम्प्लॉइज कंपनी का गोल अचीव करवा के दें, और इस तरीके से गोल अचीव करवा के दें कि कंपनी जो है वो अपने कंपेटिटर से बेहतर हो जाए। नाउ इफ एप्पल इज बेटर देन सैमसंग, डिबेटेबल, आई थिंक इट्स बेटर देन सैमसंग, नो डाउट। व्हाई इज एप्पल बेटर देन सैमसंग? आप कहोगे सर बेटर टेक्नोलॉजी है और ये है वो है, आई एग्री, आई एग्री। लेकिन फॉर द फैक्ट यू शुड ऑल्सो नो कि एप्पल की जो भी चीजें अच्छी हैं सैमसंग से, वो इसीलिए हैं क्योंकि उसके एम्प्लॉय, कुछ एम्प्लॉय ऐसे हैं जो सैमसंग से अच्छे हैं। ठीक है ना, उसके कुछ एम्प्लॉय सैमसंग से अच्छे हैं, इसीलिए वो एप्पल से बेहतर है। ठीक है ना, तो एचआर डिपार्टमेंट का काम है, एचआर डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसका काम है कंपनीज के एम्प्लॉयज को इस तरीके से मैनेज करना कि एम्प्लॉयज ऐसा काम करें, ऐसा जबरदस्त काम करें कि कंपनी के सारे ऑब्जेक्टिव्स जो उसने अपने लिए रखे हैं वो अचीव हो जाए। और सिर्फ ऑब्जेक्टिव अचीव ना हो, ऐसा भी हो कि कंपनी अपने कंपेटिटर से बेहतर हो जाए। जिसे हम कहते हैं कंपनी गेट्स अ कंपेटिटिव एज ओवर द कंपेटिटर। कंपेटिटिव एज बोलो या कंपेटिटिव एडवांटेज बोलो या कंपनी बिकम्स कंपेटिटिव बोलो, एक ही बात है। कंपेटिटिव का मतलब कंपेटिटर से कंपीट कर सकती है, और कंपेटिटिव एडवांटेज का मतलब कंपेटिटर से बेहतर हो गई है। तो ये है हम लोगों के पास एचआर, एचआर की डेफिनेशन और एचआर की बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अच्छा जी, मूविंग ऑन। अब अगला सवाल हमारे पास ये है कि भाई ये एचआर का स्कोप क्या है किसी भी कंपनी के अंदर। मतलब अगर आप देखो तो ये जो चीज आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है, ये बेसिकली जो सारे हैं ये एचआर के अलग अलग फंक्शंस हैं। यानी ये कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जो एचआर परफॉर्म करता है। वैसे तो एचआर बहुत सारे काम करता है, लेकिन ये कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जो हम देखेंगे, जो क्या कहते हैं, परफॉर्म करती है एक एचआर डिपार्टमेंट। अच्छा जी, तो सबसे पहले एचआर डिपार्टमेंट का सबसे पहला फंक्शन अगर मैं देखूं यहां पर, तो सबसे पहला फंक्शन एचआर का जो है वो है वर्क फोर्स प्लानिंग। सबसे पहला फंक्शन क्या है? वर्क फोर्स प्लानिंग। वर्क फोर्स का मतलब क्या? वर्क फोर्स का मतलब होता है इंप्लॉइज। लिख भी देता हूं यहां पर। तो इंप्लॉय से रिलेटेड जो प्लानिंग है उसको हम लोग वर्क फोर्स प्लानिंग कहते हैं। अब सवाल ये कि भाई इंप्लॉय से रिलेटेड क्या प्लानिंग? तो इंप्लॉय से वर्क फोर्स प्लानिंग की जब मैं बात करता हूं, मैं या एग्जाम में एग्जामिनर करता है, जो भी करता है, जब भी कभी वर्ड वर्क फोर्स प्लानिंग का आएगा ना एग्जाम के अंदर, याद रखना वर्क फोर्स प्लानिंग के अंदर एचआर डिपार्टमेंट दो चीजें देखता है। क्या देखता है वो दो चीजें? पहली चीज ये देखता है कि आने वाले टाइम में, फ्यूचर में, आने वाले टाइम में, फ्यूचर में कितने क्वांटिटी ऑफ एम्प्लॉइज चाहिए होंगे। आने वाले टाइम में कितने क्वांटिटी ऑफ एम्प्लॉइज चाहिए होंगे, पहला। दूसरा, ये जो एम्प्लॉइज चाहिए होंगे इनके अंदर क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड होगी। अच्छा जरा एग्जांपल देता हूं, समझो। लेट्स से मेरी फैक्ट्री है, ठीक है, टी शर्ट बनाने की, और मेरी फैक्ट्री में इस वक्त 500 बंदे काम करते हैं। मेरा टारगेट यह है कि बाय नेक्स्ट ईयर मैं इस फैक्ट्री को बड़े स्केल पर ले जाऊंगा और 500 की जगह 1500 बंदे रखूंगा। अब आप मुझे बताओ, बड़ी फैक्ट्री जिस दिन मैं खोलूंगा, क्या उससे एक रात पहले बंदे रखूंगा? अगर मैंने टारगेट रखा है कि भाई 1 जनवरी 2026 को मेरी फैक्ट्री में 1500 बंदे हैं, तो आपको क्या लगता है मैंने 31 दिसंबर 2025 को 1000 बंदे रखने के शुरू करूंगा? एक रात में 1000 बंदे रखूंगा कि ओ हो पहले दिन का टारगेट है 1500 बंदे, तो चलो एक रात पहले 1000 बंदे रख ले तो 500 पुराने 1500 हो जाएंगे? नहीं, ये एक रात का काम नहीं है। और अगर एक रात में कर भी लिया, फॉर एग्जाम्पल अगर कर भी लिया, तो 1 जनवरी को एम्प्लॉयज तो रख लूंगा, उनको काम थोड़ी आता होगा, काम भी तो सिखाना है ना। तो वर्कफोर्स प्लानिंग में क्या होता है कि एचआर का जो पहला काम है वो है वर्कफोर्स प्लानिंग।
उसमें एचआर डिपार्टमेंट वाले बैठते हैं, देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि यार फ्यूचर में कितने बंदे चाहिए। पता चला फ्यूचर में 1,000 बंदे और चाहिए इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स। तो कहते हैं अभी से रखना शुरू कर दो। 6 महीने ना, हर महीने 500, ओ सॉरी, हर महीने 100, 150, 200 बंदे रखो। अगले 6 महीने तक थोड़े 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 करके रखते रहो और उनको काम सिखाते रहो, ट्रेन करते रहो, ताकि जब हम 1 जनवरी 2026 को लॉन्च करें। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, अभी तो वैसे 3 महीने रह गए क्योंकि वी स्टार्ट इन नवंबर, 2 महीने रह गए सॉरी। ताकि जब 1 जनवरी 2026 को फैक्ट्री लॉन्च हो तो हमारे पास पहले दिन 1,500 बंदे हो, और सिर्फ बंदे नहीं हो, वो बंदे हो जिनको काम भी आता हो, प्रॉपर थॉरोली ट्रेंड, पहले से बंदे तैयार हो। तो वर्कफोर्स प्लानिंग का काम है सबसे पहले आइडेंटिफाई करना फ्यूचर में कितने बंदे चाहिए। अगर फ्यूचर में ज्यादा बंदे चाहिए तो अभी से रखना शुरू कर दो, आहिस्ता 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 करके। और दूसरा, हो सकता है कंपनी ने ये सोचा हो कि हमारे 50 आउटलेट हैं, 50 में से 30 आउटलेट्स ऐसे हैं जिसपे प्रॉफिट हो रहा है, 20 आउटलेट ऐसे हैं जिसपे प्रॉफिट नहीं हो रहा। अभी से थोड़े 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 करके एम्प्लॉइज निकालना शुरू करो। अब पाकिस्तान में अजीब सिस्टम है। एक दिन सुबह उठे, पता चला हंगामा हो रहा है, आग लगा दी रोडों पे। अच्छा भाई क्या हुआ, क्यों लगी हुई आग? पता चला अचानक से के इलेक्ट्रिक को याद आया, हमारे हमने 4-5 हजार बंदे एक साथ निकाले, एक साथ 4-5 हजार बंदे निकाल दिए। अबे पागल, ये हरकत करोगे एक रात में 4,000 5,000 बंदा निकालोगे, फड्डा तो होगा। आपको किसने कहा कि आप एक रात में 4,000 5,000 बंदे निकालो? कोई इंसानियत है? ये तो कितना बड़ा केओस है। आपको करनी चाहिए थी वर्कफोर्स प्लानिंग। वर्कफोर्स प्लानिंग आपको बताती कि भाई ये जो 5,000 बंदे हैं इनकी जरूरत नहीं है आपको। आप थोड़े थोड़े करके 50 100 50 100 50 100 50 100 कर करके बंदे निकालो। हाँ थोड़ा टाइम लगता, लेकिन इतना लड़ाई झगड़ा फड्डा करने की नौबत नहीं आती। यही चीज की के इलेक्ट्रिक ने, यही चीज की पीटीसीएल ने। ऑल ऑफ अ सडन एक दिन उठे सुबह, पता चला पीटीसीएल में फड्डा हो रहा है। क्या फड्डा हो रहा है? अचानक से पीटीसीएल ने एक दिन पहले, मतलब रात में अनाउंस किया और सुबह 2,500 3,000 बंदों की नौकरी गई, या शायद 2,000 बंदों की नौकरी गई। पुरानी बात है, 5-6 साल 7 साल पुरानी बात है। अब ऐसी हरकतें करोगे आप तो यही होगा ना। कहां है आपकी वर्कफोर्स प्लानिंग? वर्कफोर्स प्लानिंग आपको बताती है आपको कम बंदे चाहिए, तो आपको जब पता है ना कम बंदे चाहिए, अपने थोड़े 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 करके निकालने। एक साथ निकालोगे तो लड़ाई झगड़ा ही होगा। मतलब सुबह बंदा रात को सोया, सुबह जॉब पे पहुंचा, बोला आपकी जरूरत नहीं है हमें। अब 2-4 बंदों को आपने ऐसे भगाया हो तो समझ में आता है। अब एक साथ 2,500 3,000 बंदों को दरवाजे पे बोलोगे आपकी जरूरत नहीं है, तो लड़ाई झगड़ा ही होना है। अच्छा, सिर्फ वर्कफोर्स प्लानिंग में आप ये नहीं देखते कि आपको कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज चाहिए, कम या ज्यादा। आप ये भी देखते हैं कि जो आपको फ्यूचर में एम्प्लॉयज चाहिए उसमें किस तरह की स्किल्स ढूंढ रहे हैं आप। अब आज से 10 साल पहले जब कोई बच्चा यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होता था तो कंपनी वाले देखते थे कि ये कंप्यूटर लिटरेट है या नहीं, इसको कंप्यूटर चलाना आता है नहीं आता। अब कंपनी वाले देखते हैं कि यार इसको, ये एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिटरेट है या नहीं। अब कुछ टाइम बाद वो कुछ और देखेंगे, कुछ टाइम बाद कुछ और देखेंगे। वर्कफोर्स प्लानिंग में कंपनी ये भी देखती है कि आने वाले दिनों में हमें कितने एम्प्लॉयज चाहिए, एक, और उन एम्प्लॉयज के अंदर हमें किस किस किस्म की स्किल चाहिए। ये भी वर्कफोर्स प्लानिंग है, किस तरह की स्किल्स हमें चाहिए होंगी। अब जैसे पेप्सी है, आज से 20 साल पहले पेप्सी जब अपने पास कोई बंदा मार्केटिंग के लिए रखती होगी तो वो क्या देखती होगी कि हमें ऐसा बंदा चाहिए मार्केटिंग के ना, जिसको रेडियो पे, टीवी पे, बिलबोर्ड पे एडवर्टाइजमेंट का आइडिया हो। अब आज के जमाने में जब पेप्सी कंपनी कोई बंदा रखने वाली होती है तो देखती है हमें ऐसा बंदा चाहिए जिसको एआई की, फेसबुक मार्केटिंग की, या डिजिटल मार्केटिंग की, या इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की चीजें का पता हो। 20 साल पहले ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, डिजिटल मार्केटिंग या इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कुछ नहीं था। लोग टीवी पे एडवर्टाइजमेंट देते थे, बिलबोर्ड पे देते थे, रेडियो पे देते थे, और 2-4 और मीडियम्स थे। अब तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आ गई है भाई। साला विराट कोहली 1.5-2 अरब रुपए सिर्फ इंस्टाग्राम पे अपनी पोस्ट लगा लगा के कमा लेता है। अब मार्केटिंग के लोगों को ये चीजों का पता होना जरूरी है। तो पॉइंट ये है कि वर्कफोर्स प्लानिंग में आप
ये देखते हो कि आने वाले टाइम में, अगले 1 साल, 2 साल, 5 साल में हमें कम बंदे चाहिए होंगे, ज्यादा बंदे चाहिए होंगे। ज्यादा बंदे चाहिए तो अभी से रखना शुरू कर दो, कम बंदे चाहिए तो अभी से निकालना शुरू कर दो। और जो बंदे चाहिए होंगे उसमें किस किस तरह की हमें स्किल्स चाहिए होंगी। क्या हमें कंप्यूटर लिटरेट लोग चाहिए होंगे, या एआई लिटरेट लोग चाहिए होंगे, या कौन चाहिए होगा। ठीक है ना, कैसी स्किल्स चाहिए आने वाले एम्प्लॉयज के अंदर, वो भी आइडेंटिफाई करो। तो ये पहला फंक्शन है वर्कफोर्स प्लानिंग। अच्छा, फिर वर्कफोर्स प्लानिंग के अंदर हम ये भी देखते हैं वर्कफोर्स ऑडिट। अब वर्कफोर्स ऑडिट क्या है? वर्कफोर्स ऑडिट का मतलब है, अच्छा, वर्कफोर्स प्लानिंग में तुम फ्यूचर की चीजें देखते हैं ना, कि आने वाले दिनों में क्या चाहिए होगा। वर्कफोर्स ऑडिट के अंदर हम करंट चीजें देखते हैं, कि जो हमारे पास करंट बंदे काम कर रहे हैं उनके अंदर क्या स्किल्स है और उनके अंदर क्या क्वालिफिकेशंस है। करंट बंदों को भी तो देखो ना यार। हमें यह पता है कि आने वाले दिनों में हमें ऐसे लोग चाहिए जो एआई लिटरेट हो। तो भाई पहले यह भी तो देखो, जो करंट बंदे क्या वो एआई लिटरेट है या नहीं है। क्योंकि अगर एआई लिटरेट करंट जो बंदे काम कर रहे हैं, अगर वो एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिटरेट है, तो आने वाले दिनों की टेंशन नहीं है। ये करंट बंदा आने वाले दिनों में संभाल लेगा। और अगर करंट बंदा बिल्कुल भी एआई लिटरेट नहीं है, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम है। क्योंकि आने वाले दिनों में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत हेवीली इनकॉपरेट हो जाएगी, तो आपकी करंट इंप्लॉइज, करंट वर्कफोर्स आपकी कंपनी के अंदर प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाएगी। और जब इंप्लॉई तरीके से काम नहीं कर पाएगा, तो कंपनी क्या ही परफॉर्म कर लेगी। लॉजिकल बात है ना भाई, सीधी सी बात है। तो workforce planning is basically forecasting of what skills will be required in the employees in the future, and the number of employees that will be required in the future. And workforce audit basically tells you कि the current employees that you have, what kind of skills and qualifications and qualities do they have right now, and then you compare कि जो अभी की करंट क्वालिफिकेशन स्किल्स है, क्या वो फ्यूचर में चाहिए या नहीं चाहिए। अगर फ्यूचर में चाहिए तो रखो एम्प्लॉय को। अगर जो करंट एम्प्लॉय आपके पास है, उसके पास जो स्किल या क्वालिटी है या क्वालिफिकेशन है, वो फ्यूचर में अगर आपको उसकी जरूरत ही नहीं है, फायदा क्या आपका एम्प्लॉय आपके पास, किसी काम का नहीं। वो अभी थोड़ा टाइम काम आ रहा है, कुछ दिन बाद वो आपके लिए एक्सपायर हो जाएगा, किसी काम का ही नहीं होगा। वाई डू यू थिंक ये कंपनी जो है वो बेचारे 40+, 50+ लोगों को ले ऑफ कर देती है? क्योंकि कंपनी को नजर आ रहा होता है कि आने वाले दिनों में जो स्किल्स एंड क्वालिटीज चाहिए होंगी हमें, वो 40+, 50+ वाला बंदा नहीं संभाल सकेगा। वो तो खुदा हाफिज, अच्छा चलता हूं, दुआ में याद रखना, खत्म, अल्लाह हाफिज किया, चले गए। ठीक है, तो ये है वर्कफोर्स प्लानिंग एंड वर्कफोर्स ऑडिट। अच्छा, अब सवाल ये है कि कंपनी को फ्यूचर में कितने इंप्लॉइज की जरूरत होगी। ये डिपेंड करता है कुछ ऐसी चीजों के ऊपर। सबसे पहले डिपेंड करता है कि कंपनी का प्रोडक्ट की डिमांड क्या है। पता चला भाई आने वाले दिनों में प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा होगी, तो अगर आने वाले दिनों में प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा होगी, तो प्रोड्यूस ज्यादा करना पड़ेगा। प्रोड्यूस ज्यादा करना है तो बंदे भी ज्यादा चाहिए। आने वाले दिनों में डिमांड कम होगी, तो प्रोड्यूस भी कम करना है। और प्रोड्यूस कम करना है तो बंदे भी कम चाहिए होंगे। टॉपिक क्या चल रहा है कि एक कंपनी को कितने इंप्लॉइज रिक्वायर्ड है फ्यूचर में, ये किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले डिपेंड करता है कि आने वाले दिनों में डिमांड क्या होगी। ज्यादा डिमांड होंगे, यू विल नीड मोर एम्प्लॉइज। कम डिमांड होगी, यू विल नीड लेस एम्प्लॉइज। उसके बाद आपके एम्प्लॉय की करंट परफॉर्मेंस यानी प्रोडक्टिविटी। अगर आपके जो करंट बंदे काम कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस ज्यादा है, प्रोडक्टिव है, यानी वो अच्छा काम कर रहे हैं, ज्यादा काम कर रहे हैं, तो आपको कम एम्प्लॉयज चाहिए फ्यूचर में। क्योंकि अगर आपको फ्यूचर में ज्यादा काम करवाना है, तो आपके करंट एम्प्लॉयज कर लेंगे काम। और अगर आपकी करंट एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी कम है, फारिग है, काम ही नहीं करते, सुस्त है, ढीले है, तो आपको फ्यूचर में ज्यादा बंदों की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि ज्यादा काम कराने के लिए आपको ज्यादा बंदे चाहिए, करंट बंदे तो इस काम के लायक ही नहीं है। अब मेरे बंदा है, वो 3 टी शर्ट बनाता है एक दिन में। ठीक है, अभी वो एक बना रहे, लेकिन वो बनाता 3 है। तो मुझे पता है कि मुझे फ्यूचर में 3 टी शर्ट बनाने होंगे, तो मुझे ज्यादा बंदों की जरूरत नहीं, ये एक बंदा काम कर लेगा, ये हाई प्रोडक्टिविटी वाला बंदा है। एक ही बंदा मेरे 3 टी शर्ट का काम कर देगा। लेकिन अगर इस बंदे की प्रोडक्टिविटी लो है, ये एक बंदा एक ही टी शर्ट बनाता है, तो मुझे पता है इसकी प्रोडक्टिविटी लो है, अगर मुझे कल को 3 टी शर्ट बनाने पड़ गए, तो मुझे 2 बंदे और रखने पड़ेंगे। ठीक है ना, तो जितना हायर प्रोडक्टिविटी वाला बंदा होगा, ज्यादा काम करने वाला बंदा होगा, कंपनी को उतने कम बंदे चाहिए होंगे।
और जितनी फारिग प्रोडक्टिविटी होगी, जितना कम परफॉर्म करने वाले एम्प्लॉय होंगे, कंपनी को उतने ज्यादा बंदे रखने पड़ेंगे। उसके बाद लेबर टर्नओवर डिपेंड करता है। लेबर टर्नओवर का मतलब एम्प्लॉयज छोड़ छोड़ के तो नहीं जा रहे। तो अगर एम्प्लॉयज छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, यानी आपका लेबर टर्नओवर हाई है, तो आपको ज्यादा एम्प्लॉयज चाहिए होंगे फ्यूचर में, क्योंकि एम्प्लॉयज छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, तो काम करने के लिए ज्यादा एम्प्लॉयज रखने पड़ेंगे फ्यूचर में। और अगर आपका एम्प्लॉय लेबर टर्नओवर कम है, एम्प्लॉयज छोड़कर ही नहीं जाते, कम कम छोड़ के जा रहे, तो आपके अगर एम्प्लॉय का लेबर टर्नओवर कम है, छोड़ छोड़ कर नहीं जा रहे, तो आपको फ्यूचर में कम एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ेगी। डिपेंड करता है एब्सेंटीज्म, बंदे कितने एब्सेंट होते हैं। तो अगर आपके एम्प्लॉयज बहुत ज्यादा एब्सेंट होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, जब बंदे बहुत ज्यादा एब्सेंट होते हैं तो आपका काम स्लो है, तो ज्यादा काम कराने के लिए ज्यादा एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ेगी। और अगर आपका एब्सेंटीज्म कम है, तो आपको ज्यादा काम कराने के लिए कम एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ेगी। आई स्टिल रिमेंबर, जब मैं आपके जितना था, कॉल सेंटर में जॉब करता था, तो हमारा कॉल सेंटर बड़ा परेशान था बच्चों से, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स हैं, है ना, कॉल सेंटर में ज्यादातर। और स्टूडेंट का कभी टेस्ट वीक है, कभी ये है, कभी वो है, कभी 14 फेब आ गई, कुछ भी आ गई, छुट्टी मार दी। अब कॉल सेंटर कहता है बच्चा तो छुट्टी मार लेता है, लेकिन जो बच्चा छुट्टी मारता है, हमारा तो नुकसान होता है, काम ही नहीं हो पाता एब्सेंट होने की वजह से, टारगेट से नहीं मीट हो पाते। तो मैं नाम नहीं लूंगा, उस कॉल सेंटर एक नई स्कीम निकाली। आपकी सैलरी कितनी है? 40,000। ठीक है भाई। अब अगर आपने 100% अटेंडेंस दी, ठीक है, तो आपको 15,000 रुपये मिलेंगे। अब सारे एम्प्लॉयज ने बोला, यार भाड़ में गई छुट्टी, पूरी अटेंडेंस मारो, 40,000 तो मिल ही रहे, साथ में मुफ्त के 15,000 मिल रहे हैं। अब कंपनी को ज्यादा काम कराना था, तो उसने किसी भी तरीके से एब्सेंटीज्म गिरा दिया, छुट्टियां कम करवा दी, ऑटोमेटिकली काम पड़ गया, कम बंदे चाहिए। अगर वो नहीं करता ना ये काम, कॉल सेंटर, एब्सेंटीज्म नहीं गिरा, तो कहते छुट्टी कर रहे तो करने दो, तो उसको ज्यादा काम कराने के लिए फिर ज्यादा इंप्लॉइज रखने पड़ जाते। अब आप बोलोगे 15-15,000 छुट्टी करने के लिए, कंपनी पागल थोड़ी है, छुट्टी ना करने के 15,000, नया बंदा रखता तो 40,000, कंपनी ने फिर भी 25,000 रुपये बचा लिए। कॉमन सेंस है ना यार। अभी इसकी जो भी साइंस है, हम उसकी डिटेल्स में नहीं जा रहे, ठीक है। उसके बाद डिपेंड करता है कि वर्कर लॉज कैसे हो सकता है। गवर्नमेंट ने कोई लॉ, वर्कर लॉ स्ट्रिक्ट कर दिया कि सैलरी बढ़ाओ और वर्किंग कंडीशन दो और इंश्योरेंस कराओ और ये करो, इस तरह के लॉज, लेबर लॉज की मैं बात करूं, स्ट्रिक्ट कर दिए, तो कंपनी फिर एम्प्लॉइज कम रखेगी। और जो लॉज जो है, लेबर लॉज, गवर्नमेंट ने उनको इजी कर दिया कि चलो यार कम पैसे दे दो, मुनासिब वर्किंग कंडीशन दे दो, ठीक है, गुजारा है, कर लो, इजी रखा है, तो कंपनीज फिर एम्प्लॉइज ज्यादा रखेंगी। एंड देन फाइनली, एक गलती से मिस हो गया था, ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस क्या है, ये डिपेंड करता है। क्या बिजनेस आगे, ऑब्जेक्टिव क्या है बिजनेस का? एक्सपेंशन है। तो भाई अगर बिजनेस का ऑब्जेक्टिव एक्सपेंशन है, तो एक्सपेंशन है तो ज्यादा एम्प्लॉयज चाहिए होंगे। और बिजनेस का एक्सपेंशन का कोई इरादा नहीं है, बल्कि बिजनेस कहता है भाई जितना काम कर लिया, आउटलेट्स बंद करो, कॉन्ट्रैक्ट करो, तो एम्प्लॉयज कम चाहिए होंगे। तो ये कुछ रीजंस आपके सामने मैंने जो स्क्रीन पर लिखे, ये कुछ वो रीजंस हैं जिनकी वजह से कंपनी को या तो ज्यादा एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ेगी या कम। अच्छा, अब सिर्फ ये नहीं, अब मैंने एक और चीज भी बताई थी वर्कफोर्स प्लानिंग के अंदर। वर्कफोर्स प्लानिंग में यह भी देखा जाता है कि आने वाले दिनों में किस किस्म की स्किल्स चाहिए होंगी। अब किस किस्म की स्किल्स चाहिए होंगी डिपेंड करता है टेक्नोलॉजिकल चेंज के ऊपर। यह बहुत बड़ा मसला है। जितनी, जैसे आजकल बहुत तेजी से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, इतनी तेजी से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है कि साल, 2 साल, 3 साल के बाद कुछ नया आ जाता है, आपको नई स्किल सीखनी पड़ती है। कुछ टाइम पहले आप किसी और चीज पे सॉफ्टवेयर बना रहे थे, कंप्यूटर लैंग्वेज पे, आज पाइथन पे बना रहे हो। आज पाइथन पे बना रहे हो तो कुछ टाइम बाद किसी और लैंग्वेज पे आप कंप्यूटर एप्लीकेशंस बना रहे हो, मोबाइल एप्लीकेशंस बना रहे होगे। जितनी ज्यादा तेजी से टेक्नोलॉजी चेंज होगी, आई रिपीट, जितनी ज्यादा तेजी से टेक्नोलॉजी चेंज होगी, उतनी ज्यादा अलग अलग स्किल्स चाहिए होंगी। तो वर्कफोर्स प्लानिंग में जब एचआर देखता है कि हमें आने वाले दिनों में किस किस्म की स्किल्स रिक्वायर्ड है, तो वो ये भी देखता है कि आने वाले दिनों में टेक्नोलॉजी कैसे चेंज हो रही है। क्योंकि अगर बहुत तेजी से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, तो बहुत तेजी से एम्प्लॉयज को नई स्किल सीखनी पड़ेगी। अभी टाइम है, 5-10 साल, 15 साल, 20 साल है टेक्नोलॉजी चेंज होने में, तो बहुत टाइम है, आहिस्ता आहिस्ता सीख लेना। उसके बाद दूसरी चीज,
द नीड फॉर सॉरी, द नीड फॉर फ्लेक्सिबल और मल्टी स्किल्ड वर्कर्स एज बिजनेस ट्राई टू अवॉइड एक्सेसिव स्पेशलाइजेशन। अब स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या है? एक ही इंसान एक ही काम कर 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 के एक्सपर्ट हो गया। अब आपकी गली मोहल्ले में तो चाय वाला है, सुबह से लेकर रात तक बेचारा पठान चाय बना रहा है। अब वो चाय बना बना के स्पेशलाइज हो गया, साला इतना स्पेशलाइज हो गया कि वो गरम गरम चाय हाथ में रखता है, सिप मारता है, उसको पता लग जाता है चीनी कम है, पत्ती कड़क है, दूध है नहीं है, सब पता लग जाता है उसको। चाय का कलर देख के बता देता है कि इसमें दूध कम है या पत्ती ज्यादा है, जो भी है। यह है स्पेशलाइजेशन। लेकिन अब होता है कि कुछ बंदे इतनी ज्यादा स्पेशलाइजेशन कर लेते हैं, इतनी ज्यादा स्पेशलाइजेशन कर लेते हैं। अब एक चाय वाला है, वो बेचारा 18 साल का था जब से वो चाय बना रहा है, वो 60 साल का हो गया चाय बनाते बनाते। अब वो स्पेशलाइज्ड एम्प्लॉय नहीं है, वो एक्सेसिव स्पेशलाइज हो गया। अब वो जिंदगी में कुछ और कर ही नहीं पा रहा चाय बनाने के अलावा। अब किस तरह की स्किल्स चाहिए होंगी, डिपेंड करता है कि आपको आने वाले दिनों में क्या मल्टी स्किल्ड या फ्लेक्सिबल स्किल्ड या फ्लेक्सिबल वर्कर्स की जरूरत है या नहीं है। क्योंकि अगर आपको ऐसे एम्प्लॉय चाहिए जिसके अंदर आपको एक ही स्किल चाहिए, तो फिर अलग रिक्वायरमेंट है। अगर आपको ऐसा एम्प्लॉय चाहिए जिसके अंदर आप मल्टीपल स्किल्स ढूंढ रहे हो, तो फिर एक अलग बात है। कुछ कंपनीज कहती है एक एम्प्लॉय को एक स्किल है बहुत है। कुछ कंपनी कहती नहीं भाई, बड़ा कंपेटिटिव एनवायरनमेंट है, एक एम्प्लॉय को कम से कम 2 3 4 5 अलग अलग स्किल्स आनी चाहिए, ताकि अगर हम इधर फंसे तो संभाल ले, उधर फंसे तो एम्प्लॉय संभाल ले। तो कुछ चीजें ये होती हैं। वर्कफोर्स प्लानिंग का जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसके अंदर ये देखा जाता है, मतलब एचआर का ये पहला काम है वर्कफोर्स प्लानिंग। इसमें ये देखता है एचआर बैठ के कैलकुलेट करता है, एचआर डिपार्टमेंट, कि भाई आने वाले दिनों में कितने इंप्लॉयज की जरूरत है, कम या ज्यादा। और जो इंप्लॉयज आने वाले दिनों में जरूरत है, जो भी कम जरूरत है ज्यादा इंप्लॉयज की जरूरत है, इसमें किस तरह की स्किल्स इंप्लॉयज के अंदर हम ढूंढ रहे हैं। तो ये था एचआर डिपार्टमेंट का पहला फंक्शन। अच्छा, अब आप देखो तो इसी के अंदर हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा, लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर में हमने क्या पढ़ा? लेबर टर्नओवर में हमने पढ़ा ये जो कंपनी को छोड़ छोड़ इंप्लॉयज छोड़ छोड़ के जा रहे होते हैं। एज अ नॉर्मल लैंग्वेज तो आप ये कहते हो ना कि भाई इंप्लॉय ने काम छोड़ दिया, इंप्लॉय लिविंग द कंपनी। लेकिन प्रोफेशनली इसको हम ये नहीं कहते कि द एम्प्लॉय इज लिविंग द कंपनी। प्रोफेशनली इसको हम कहते हैं लेबर टर्नओवर। ठीक है, आज के बाद अगर आपको एग्जाम में कहीं लिखना हो ना कि एम्प्लॉय हैज लेफ्ट द कंपनी या एम्प्लॉयज आर लीविंग द कंपनी, rather than using the word leaving the company, you will use the word labor turnover. Labor turnover का मतलब होता है the rate at which the employees are leaving the company each year. जिस रेट पर एम्प्लॉइज कंपनी छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, उस रेट को हम लेबर टर्नओवर कहते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल, मेरे पास 100 बंदे काम करते हैं, 10 बंदे छोड़ के चले गए। अभी जो फॉर्मूला आपके पास आपको नजर आ रहा है, ये लेबर टर्नओवर का फॉर्मूला है। तो 10 बंदे छोड़कर चले गए, 100 बंदे काम करते हैं। करंट मेरे पास थे 10 बंदे, सॉरी 10 बंदे छोड़ के चले गए, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज लिविंग द कंपनी। एक साल में 10 बंदे छोड़ के चले गए और बंदे कितने थे? 100 मल्टीप्लाई बाय 100। तो मेरा लेबर टर्नओवर क्या आएगा? 10%। द रेट एट विच द एम्प्लॉयज आर लीविंग द कंपनी ईच ईयर। तो माई एम्प्लॉयज आर लीविंग माई कंपनी एट द रेट ऑफ 10% ईच ईयर। अच्छा, तो ये तो बड़ा आसान है, कोई इतनी मुश्किल वाली बात नहीं। अच्छा, सवाल ये है कि अगर किसी कंपनी का लेबर टर्नओवर हाई है, लेबर टर्नओवर हाई होने का मतलब बहुत ज्यादा ज्यादा एम्प्लॉयज छोड़ के जा रहे हैं, क्या ये फायदा है नुकसान है? फायदा भी है और नुकसान भी है। ये जो एम्प्लॉयज बिजनेस छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, ये अच्छा भी है और बुरा भी है। अच्छा, बुरा क्या है, बुराइयां क्या है, वो जरा वो देखते हैं। अब आप इमेजिन करो कि मेरे कंपनी में एम्प्लॉयज छोड़ 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 के जा रहे हैं। अब एम्प्लॉयज छोड़ के जा रहे हैं तो क्या बिजनेस बंद कर दूंगा? नहीं, मुझे नया बंदा रखना पड़ेगा। अभी जो नया बंदा रखूंगा, नया बंदा रखने की कॉस्ट है ना यार। नया बंदा आएगा, उसको मुझे ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, एडवर्टाइजमेंट देनी पड़ेगी, बुलाना पड़ेगा, इंटरव्यू देना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, ये पूरे प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। और ये प्रोसेस फ्री में नहीं होता, ये प्रोसेस फ्री में नहीं होता। तो पहला अगर आपसे डिसएडवांटेज पूछा जा रहा है कि भाई ये जो एम्प्लॉयज कंपनी छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, इसका क्या नुकसान है, तो आप बोलो भाई जो छोड़ छोड़ के जा रहे हैं उसके बदले में नए नए एम्प्लॉयज रखने पड़ेंगे। और नए नए एम्प्लॉयज रखने की कॉस्ट है, बुलाना पड़ेगा, इंटरव्यू लेना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट देनी पड़ेगी, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, कॉस्ट है।
दूसरा, अगर एम्प्लॉयज छोड़ छोड़ के जाते रहेंगे जाते रहेंगे जाते रहेंगे, तो आपकी कंपनी के अंदर कभी टीम स्पिरिट, टीम वर्क का कल्चर बनेगा ही नहीं। 10 बंदे थे, मिलजुल कर टीम में काम कर रहे थे, 2 बंदे छोड़ के चले गए। अब जो 8 बंदे हैं उनका मोरल डाउन हो गया कि यार हमारी तो पूरी टीम थी, मैंने 2 नए बंदे डाले, फिर 10 बंदों की टीम बनाई, आपस में जेलिन हुए, अच्छी अंडरस्टैंडिंग हुई, काम करना शुरू किया, 2 बंदे फिर छोड़ के चले गए, फिर टीम टूट गई। अब वो 6 बंदे रह गए, 2 नए, फिर मैंने 2 और नए डाले, फिर 10 बंदे हुए, फिर टीम बनाई, फिर 2 बंदे छोड़ के चले गए। टीम कब बनेगी यार अगर हर बंदा छोड़ छोड़ के जाता रहेगा? टीम स्पिरिट कभी नहीं आएगा। तीसरा, अब बहुत दफा पे देख जगहों पे आपने देखा हो कि आप रेस्टोरेंट जाते हो या किसी ब्रांड पर शॉपिंग करने के लिए जाते हो, आपके वहां के सेल्समैन से ना एक कनेक्शन बिल्ड हो जाता है। वो आपको तरफ देखते हो, बोलते हाँ सर आपके मतलब की तो वैरायटी आई है, आपकी मतलब की चीज लाके आपको दिखाते हैं, बड़ा एक सेटिस्फैक्शन फील होती है, बड़ा अपना अपना सा फील होता है। अब आप ब्रांड में गए, आपने देखा नया सेल्समैन खड़ा है, अब आप बोले क्या इसको मैं वापस से समझाऊं मैं किस तरह की शॉपिंग करता हूँ? समझा दिया आपने, चलो कोई बात नहीं। 2 महीने बाद गए, फिर नया बंदा खड़ा है, आपने बोला अब इसको फिर समझाऊं? कभी देखा जो लड़के हेयर कट पे जाते हैं सलॉन्स में, सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? आप उसको बताने आपको बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि किस तरह उसने आपके बाल काटने। सलॉन वाले को पता होता है एम्प्लॉय को कि जो बंदा आके बैठा है किस तरह के बाल कटवाएगा, किस तरह की शेव करवाएगा, पहले ही पता होता है, कंफर्ट लेवल है ना। तो कस्टमर लॉयल्टी थोड़ी खराब होगी, कस्टमर बोलेगा हर बार नया बंदा, हर बार इसके एम्प्लॉय को ज्यादा के समझाओ मुझे ऐसे करना है ऐसे करना है ऐसे करना है, कस्टमर बोलता है छोड़ो किसी और के पास चलते हैं, बार बार समझाना तो नहीं पड़ेगा। एंड देन आप बार बार नए बंदे रख रहे हो, नया बंदा रख तो ले, तो नए बंदे को एडजस्ट होने में टाइम लगता है। अब पुराना बंदा छोड़ के आपने नया बंदा रखा, नया बंदा महीना 2 महीना 3 महीना लेगा, सेटल होगा, फिर वो परफॉर्मेंस देना शुरू करेगा। तो जब तक वो सेटल नहीं हो रहा, परफॉर्मेंस तो कम है ना, तो कंपनी के आउटपुट गिर जाएगा, ओवरऑल प्रोडक्शन कम हो जाएगी। क्योंकि अगर हर बार नया 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 बंदा आ रहा है, वो हर बार नया बंदा आके सेटल होने का टाइम ले रहा है, तो जब तक वो सेटल नहीं होता तब तक उस पैच में महीना 2 महीना जब तक वो सेटल नहीं हो रहा, महीना 2 महीना कंपनी को वो कम परफॉर्म करके देगा एम्प्लॉय, तो कंपनी को बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये है एक प्रॉब्लम, कॉस्ट ऑफ हाई टर्नओवर। लेकिन फायदे भी हैं, पुराना एम्प्लॉय जा रहा है जाए, आप नए एम्प्लॉयज को लेके आओ। आप जाहिर सी बात है, नया एम्प्लॉय आएगा तो नया एम्प्लॉय कंपनी के अंदर एक नई एनर्जी, एक नई डेडिकेशन के साथ आएगा, तो वो नए नए आइडियाज लेके आएगा अपने साथ। ये एक फायदा है, ठीक है ना। उसके बाद लो, अगर आप ये वाला पॉइंट देखो, लो स्किल्ड वर्कर्स या लो स्किल्ड एंड लेस प्रोडक्टिव स्टाफ माइट बी लिविंग एंड कुड बी रिप्लेस्ड विद मोर बेटर वर्कर्स। यानी यूजुअली हमने देखा ये है कि जो छोड़ के जा रहे होते हैं, ये वो एम्प्लॉयज होते हैं जो मोटिवेटेड नहीं होते। यूजुअली जो जो छोड़ के जा रहे होते हैं, ये वो एम्प्लॉयज होते हैं जो कि मोटिवेटेड नहीं होते। तो नॉर्मल केसेस में क्या होता है, जो मोटिवेटेड एम्प्लॉय नहीं है, कंपनी कहती जाते हैं तो चाहे, क्या टेंशन है, वैसे ही कौन सा अच्छा परफॉर्म कर रहा था, अभी गया तो चला गया, लो परफॉर्मिंग वर्कर गया तो गया, इसकी जगह हम कोई ऐसा बंदा ले आएंगे जो अच्छा काम करेगा। ऐसा भी होता है, तो कंपनी कहती है वैसे ही कौन सा अच्छा काम कर रहा था। नॉर्मली हमने केसेस में ही देखा है कि लो परफॉर्मिंग एम्प्लॉय ही छोड़ के जाता है, अच्छा परफॉर्म करने वाला एम्प्लॉय छोड़ के कम जाता है, जाता है लेकिन कम। अब आप पूछोगे क्यों? क्योंकि अच्छा परफॉर्मिंग एम्प्लॉय खुश है तभी तो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और जो खुश है अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो छोड़ के जाने के चांसेस कम है लेकिन कम है। ठीक है। थर्ड, हो सकता है कंपनी किसी ऐसे हालात से गुजर रही हो, कंपनी को वैसे ही बंदे निकाल लेते हैं, वो खुद ही छोड़ छोड़ के जा रहे, कंपनी के लिए गुड हो गया है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कंपनी के हालात बुरे थे, कंपनी ने बोला यार निकालेंगे तो टेंशन होगी, लड़ाई झगड़े होंगे, वो खुद छोड़ के चला गया, कंपनी ने बोला गुड हो गया। तो ऐसा भी होता है। तो ये है हमारे पास लेबर टर्नओवर, और लेबर टर्नओवर का मतलब है द रेट एट विच द एम्प्लॉयज आर लीविंग द कंपनी ईच ईयर। और लेबर टर्नओवर अगर हाई है, यानी एम्प्लॉयज छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, तो कंपनी को क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, और इसके साथ हमने एचआर पढ़ा, एचआर के बेसिक्स पढ़े, और साथ ही साथ हमने एचआर का एक फंक्शन पढ़ा विच इज वर्कफोर्स प्लानिंग।